हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर, क्लास 11th का ये जो टॉपिक रहने वाला है। तो उम्मीद है कि आप सभी इंटरेस्ट से इस लेक्चर को अटेंड करेंगे। तो देखो, क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर क्या होता है कि एक सेट होता है 4 नंबर का, जिससे क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हमें क्या मिलेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो देखो, क्वांटम नंबर की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या दी हुई है कि क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ 4 नंबर विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट complete information about all the electrons in an atom, that is location, energy, the type of orbital occupied, shape and the orientation of that ऑर्बिटल। मतलब इसका यही मतलब निकलता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट है तो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या लोकेशन होगी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, और वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के अंदर जो प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल का जो शेप क्या होगा या उसका ओरिएंटेशन क्या होगा या वो किस टाइप का ऑर्बिटल होगा, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन जो देंगे उनको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम नंबर बोलेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं कि क्वांटम नंबर किसी भी, जैसे पर्सन का हम पोस्टल एड्रेस देखते हैं उसी तरह ये क्या एक तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या बताएंगे, पोस्टल एड्रेस बताएंगे। जैसे हम अपना आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं तो कोई भी अपने आइडेंटिटी कार्ड का यूज़ करके यानी किसी की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। जैसे हमें पता होता है कि किसी की आईडी के अंदर क्या होगा, उसके स्टेट, उसके विलेज, डिस्ट्रिक्ट, सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सेम इसी तरह ही जो क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताएगा कि हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की जो लोकेशन होगी उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्वांटम नंबर, इसका मतलब है कि वो नंबर होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट जो अपने को दिया है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और नंबर सेकंड जो रहेगा वो रहेगा एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, या इसको हम बोलते हैं क्या, सब्सिडायरी क्वांटम नंबर, या इसको हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या फिर इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, ये इसके नेम दिए हुए हैं। फिर थर्ड वन जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसी तरह जो फोर्थ वन हम स्टडी करेंगे वो होगा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये हम 4 टाइप स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इन 4 टाइप्स के जो क्वांटम नंबर हैं इनको अब हम 1 बाय 1 यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्टली हम स्टडी करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपको ये तो पता चल ही गया कि क्वांटम नंबर क्या होगा, यानी 4 नंबर का सेट है जिसकी हेल्प से हमें क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे उनकी क्या मिलेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, या किस टाइप के ऑर्बिटल के अंदर वो प्रेजेंट होगा, और उस ऑर्बिटल का जो शेप और ओरिएंटेशन है वो क्या होगा। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन दे रहा है, ये दे रहे हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब देखो फर्स्टली हम स्टडी कर रहे हैं क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टडी कर रहे हैं कौन सा, पहले हम स्टडी करेंगे क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल मीन्स मुख्य, मेन। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देगा, तो इसमें बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये एक्सप्लेन करता है क्या, जो मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम को ये क्या करेगा, बताएगा। क्योंकि जो स्पेक्ट्रम हमें पता है कि हमें कब देखने को मिलेगा, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है
तो वो क्या करेगा, लो से हाई एनर्जी लेवल के अंदर जंप कर जाता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है हमें क्या मिलते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक जंप्स होते हैं दो सेल्स के बीच में, तो उससे हमें क्या मिलेंगे, स्पेक्ट्रम मिलेंगे। तो जो मेन लाइन होगी स्पेक्ट्रम की, उसको कौन एक्सप्लेन करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम देखें तो इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा, ये हमें बताएगा किसके बारे में, जो मेन सेल होगा, क्या, जो मेन सेल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, यानी किसी एटम का जो किस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही एक तरह से किसको रिप्रेजेंट करता है या किसकी इन्फॉर्मेशन देगा, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये सेल की इन्फॉर्मेशन देगा कि किसी एटम के अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम इंडिकेट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे, n से, और n की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल होगी, जीरो को छोड़ के। ये क्या हो सकती है, 1 2 3 4, यानी कितनी भी हो सकती है। ठीक है, यानी इन नंबर से क्या हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, या हम कह सकते हैं कि इनको हम इन लेटर से K L M N इनसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कौन सा सेल है। ठीक है, यानी जो सेल की इन्फॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रहे हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एटम के अंदर वो किस सेल में प्रेजेंट है, इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलेगी किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही हमें बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे है। यानी ये क्या इन्फॉर्मेशन देगा, इट टेल्स अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसकी इन्फॉर्मेशन कौन देगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा। ठीक है, इसके अलावा यानी हम ये कह सकते हैं किसी भी एटम का जो एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक साइज़, या हम कह सकते हैं किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साइज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलेगी। ठीक है, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी सेल के अंदर जो प्रेजेंट है उसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, तो यानी ये हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देगा, जो एनर्जी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देगा, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे ये अपने को दिया 2π² me4² अपॉन n² h²। ये तो है किसके लिए, अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके अंदर उसकी एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। बट क्या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 2π² me4 n² और h² और यहाँ पे z² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए, मतलब जिसमें क्या है एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो उनकी क्या है अप्रोक्सीमेट एनर्जी की इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी ऑर्डर होगा, एनर्जी ऑर्डर है किसका, जो सेल्स का, वो क्या रहने वाला है। यहाँ पे इसने बताया कि जो फर्स्ट सेल होता है यानी के सेल है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होती है, जो एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। यानी जो फर्स्ट सेल होगा उसकी एनर्जी लो होगी, सेकंड की उससे ज़्यादा, थर्ड की उससे ज़्यादा और फोर्थ की उससे ज़्यादा, इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी के बारे में। इसके अलावा इसने बताया कि ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें किसके बारे में बताएगा, किसी भी जो सेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं
उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। तो उसका फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, 2n²। ठीक है, 2n² फार्मूले का यूज़ करके किसी भी सेल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यानी अगर आप फर्स्ट सेल को देखो, अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट सेल के अंदर अगर हमसे पूछे कि k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमें पता है कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अगर हम सेकंड सेल यानी l सेल की बात करें तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 8 मिलेंगे। तो इस तरह आप n की वैल्यू पुट करके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी जो सेल के अंदर, उसकी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर होता है जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वो हमें बताएगा किसके बारे में, जो मेन सेल है, या हम कह सकते हैं जो मेन एनर्जी लेवल होगा। यानी कौन से मेन एनर्जी लेवल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। या हम कह सकते हैं जो मेन सेल होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। या हम कह सकते हैं मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम को कौन एक्सप्लेन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो हमें पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 5 यानी 0 को छोड़ के इंटीग्रल होगी, और या फिर आप उनको लेटर KLMN वगैरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो कि किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको सेल की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो हमें पता है ना, उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल। ठीक है, KLMN सेल। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा, हमें बताएगा कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेकंड, ये हमें क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बताएगा कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो घेरा है न्यूक्लियस के चारों, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसका साइज़ क्या होगा, या एटॉमिक साइज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें किससे मिलती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है। फिर हमने देखा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा, हमें बताएगा कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी किसी भी रिस्पेक्टिव सेल में। तो उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, जिसको कैसे, -2π² me4n²s²। मतलब m क्या है, मास है, और e क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, n वो सेल है जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और h क्या है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए हैं, बट हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे z² से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो z² होगा ये क्या होगा, यहाँ पे किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, फिर हमें पता है कि जितने भी जो सेल्स होंगे किसी भी एटम के अंदर उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, जो K सेल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, L की उससे ज़्यादा, M की उससे ज़्यादा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी जो है वो भी बढ़ती जाएगी। यानी फर्स्ट सेल की एनर्जी सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा सेकंड सेल, उससे ज़्यादा थर्ड, इस तरह सो ऑन चले रहेगा। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेकंड वाला है एज़ोम्यूथल, या इसको हम बोलते हैं क्या, सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। ठीक है, या हमने पढ़ा था इसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और या फिर इसको बोलेंगे क्या, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये जो क्वांटम नंबर है, ठीक है, ये हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देता है। पहले अगर हम स्पेक्ट्रा के टर्म में देखें तो इसने कहा कि जब किसी भी एटम का या किसी का भी स्पेक्ट्रा देखा गया तो उसके अंदर देखा गया था कि कुछ क्या मिल रही थी, फाइन लाइंस मिल रही थी। क्या मिल रही थी, फाइन लाइंस जो थी उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था, ऑल्सो ऑब्जर्व। ठीक है, अलोंग किसके साथ, जो मेन लाइन थी। ठीक है, मानो कि आपको जो स्पेक्ट्रा मिला है किसी भी एलिमेंट का वो इस तरह मिला था, उसमें मेन लाइंस आपको देखने को मिली थी। ठीक है,
किसी भी एलिमेंट्स का जो स्पेक्ट्रा है ना, जैसे आपने ईसीजी वगैरह देखा होगा, किसी भी एलिमेंट्स का जब हम स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह की जैसे लाइनें सी मिलती हैं। जो मेन लाइनें हैं वो तो हमें मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम की इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। पर ये कह रहा है कि इन मेन लाइन के साथ क्या है, कुछ फाइन लाइन्स भी इस तरह मिल रही थी, ठीक है। चलो ये आपके काम के नहीं है, फिर भी आप इनको समझो जो आपकी थ्योरी के अंदर मिलते हैं। तो कुछ फाइन लाइंस इस तरह स्पेक्ट्रा में मिल रही थी, ठीक है। तो ये फाइन लाइंस जो है ये इंडिकेट करती है कि कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो लाइंस मिल रही है ना, ये लाइन नहीं है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन की जंपिंग को शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से जंप करके यहाँ तक आया तो उसने या जितनी एनर्जी गेन की थी उसी को ही लॉस करके उसकी क्या मिल रही है हमें, ये वेवलेंथ की उसी के अकॉर्डिंग लाइंस मिल रही है। यानी मेन बात क्या है, ये जो क्वांटम नंबर जो है ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि किसी भी सेल के अंदर जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं होती, ठीक है। यानी जो मेन सेल होता है उसके अंदर कुछ क्या होते हैं, सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं सब सेल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर है या सब्सिडायरी क्वांटम नंबर है ये हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देगा, तो इसने बताया कि ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है कि कितने जो नंबर ऑफ जो सब सेल है किसी मेन सेल के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ सब सेल्स, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल। तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो देगा वो कौन दे रहा है, एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर हमें किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जितने नंबर ऑफ सब सेल या सब एनर्जी लेवल जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे मेन सेल के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। फिर ये बता रहा है कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर होते हैं वो डिफरेंट पाथ के अलोंग रिवॉल्व करते रहते हैं, और इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर है ये हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देगा, ये हमें बताएगा किसके बारे में, जो एंगुलर मोमेंटम जो होगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, किसके अंदर, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। वैसे उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है क्या, L+1 और h/2π का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला रहेगा, ठीक है। फिर इसने बताया कि जब हमें पता है कि सब एनर्जी लेवल है या जो सब सेल है, तो ये क्या है, हमें वेरियस टाइप्स ऑफ सब सेल जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन देगा। जो क्या होंगे, जितने टाइप के जो सब सेल्स प्रेजेंट हैं किसी भी एटम के सेल के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर दे रहा है। और जब हमें ये सब सेल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसका मतलब ये किसके बारे में भी बताएगा, जो शेप होंगे सब सेल्स के उनके बारे में भी क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर का मेन रोल क्या है कि नंबर ऑफ सब सेल और सब सेल्स का जो शेप है और सब सेल कितने टाइप्स के हैं उनकी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। किससे मिल रही है, ये हमें मिल रही है किससे, जो एज़ोम्यूथल सब्सिडायरी या हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी इसको बोल सकते हैं, उससे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर है इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जो वैल्यू होगी किसकी, जो सब्सिडायरी क्वांटम नंबर है यानी जो एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू निकलती है किससे, 0 to n-1। इसका क्या फार्मूला रहेगा, 0 to n-1। यानी अगर आपको n की वैल्यू पता है तो आप जो L की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, वैल्यू ऑफ L दे रखी है, और इसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा जो सब सेल है वो प्रेजेंट होगा,
ठीक है। अगर वैल्यू आपको L की 0 दी है तो ये बताता है किसके बारे में, S सब सेल के बारे में। अगर आपको L की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, तो हम बता देंगे कौन सा सब सेल है, P सब सेल है। और अगर यहाँ पे 2 दी है तो क्या होगा, D सब सेल, और जो 3 दी है वो क्या होगा, F सब सेल होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो रहेगी फिक्स। ठीक है, अगर आपसे वैसे ही कोई क्वेश्चन किया जाए कि जब आपको कोई दे रखा है, अगर आपको कह दे कि जो कोई सेल दिया है, यानी मेन सेल दिया है, जैसे आपको यहाँ पे कह दे कि n = 5 दिया है, यानी फिफ्थ जो सेल है उसके अंदर कौन से सब सेल प्रेजेंट होंगे, तो आपके पास जो फार्मूला है वो आप यूज़ कर सकते हो। यानी L की वैल्यू आपको पता है कि 0 to n-1 है, तो आपको क्या दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है, क्या यहाँ पे 5 दे रखी है, तो आप 5 - 1 करो, जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ मान के चलोगे। ठीक है, तो L की वैल्यू आपको अगर निकालनी है तो आप 0 to 5 - 1 करोगे तो आपको 0 to 4 मिलेगी। तो इसका मतलब 0, 1, 2, 3 और 4, यानी ये 4 सब सेल, यानी 4 तक दे रखी है। तो इसमें सब सेल कितने हो गए, सब सेल इन वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे 5 वैल्यूज़ मिल रही है तो हम कहेंगे यहाँ पे 5 सब सेल प्रेजेंट है। 0 के लिए हमें पता है उस सब सेल का नाम S रहेगा, 1 के लिए P रहेगा, 2 के लिए D रहेगा और 3 के लिए F रहेगा, जबकि 4 के लिए जैसे ही आगे अल्फ़ाबेटिकली आप कंटिन्यू हो जाओगे। F के बाद क्या आता है, G आता है। अगर 5 होता तो H होता, तो इस तरह यहाँ पे हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो यह है कौन से सेल के, तो हमें पता है N की वैल्यू आपको 5 दी थी, तो इनके नेम हो जाएंगे 5S, 5P, 5D, 5F और 5G, अगर आपसे इनके नेम भी पूछें। ठीक है, तो ये क्या था, ये था एजिमुथल या सब्सिडायरी क्वांटम नंबर, जिससे हमें किसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कोई भी जो सेल है उस सेल के अंदर कितने सब सेल हैं या सब एनर्जी लेवल हैं, उसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसके अलावा ये क्या बताता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम बताता है। ठीक है, तो किसी भी जो सब सेल के अंदर जो कोई भी यहाँ पे ऑर्बिटल दिया होगा, ठीक है, और उस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा उसका क्या बताएगा, एंगुलर मोमेंटम बताएगा। और इसके अलावा ये क्या बता रहा है हमें, जब हमें ये पता है ये सब सेल बता रहा है तो उनके टाइप्स भी कौन बताएगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर बताएगा और उन सब सेल के शेप्स बताएगा। ठीक है, तो हमें पता है इसकी वैल्यू हम निकालते हैं किस फार्मूले से, 0 to n-1। ठीक है, तो आपको मान लो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया कि n की वैल्यू 5 दिया और आपसे पूछा है कि यहाँ पे कौन से सब सेल प्रेजेंट होंगे, तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो। जब आपको पता है n5 है तो L क्या होगा, 0 to n-1, मतलब आपने यहाँ पे क्या लिया, n की वैल्यू 5 ली और उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो आपको 0 to 4 मतलब 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये 5 वैल्यूज़ मिल रही है, तो मतलब 0 इंडिकेटर है किसका, S सब सेल का, 1P का, 2D का, 3F का, और 4 जो है वो किसको बताएगा, G सब सेल को बताएगा। तो ये हमें 5 टाइप्स के इसमें 5th सेल के अंदर सब सेल मिल गए, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इनके नेम रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपने नोट की होगी कि जितने जो सब सेल है वो किसके इक्वल होते हैं, जो आपको सेल दिया है। ठीक है, यानी जो नंबर ऑफ सब सेल्स होंगे वो किसके इक्वल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ जो सब सेल होते हैं किसी सेल के अंदर वो किसके इक्वल होंगे, उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, या हम कह सकते हैं जितने नंबर ऑफ सेल है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया था 5 और इसी में पूछा कितने सब सेल प्रेजेंट हैं, तो आपको कितने मिले, यहाँ पे 5 ही सब सेल मिले। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सब सेल किसी भी सेल के अंदर उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला रहेगा। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि किसी भी सब सेल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, यानी किसी भी सब सेल का एंगुलर क्वांटम नंबर यानी जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो L की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है,
एंगुलर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है एल की वैल्यू पे, ठीक है, मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है। तो एल की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। अब आपको जो ये एस सब सेल किसी भी सेल का दिया हो, फर्स्ट सेल का जो सब सेल दिया होगा उसके लिए भी एल की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर आपको सेकंड सेल का एस सब सेल दिया होता तो उसके लिए भी तो एल की वैल्यू 0 ही रहने वाली थी। थर्ड के लिए भी हमें पता है एल की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है एंगुलर मोमेंटम होता है, जितने भी जो सब सेल दे रखे हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके सेल पे डिपेंड नहीं करता, यानी सभी सब सेल्स के जो एंगुलर मोमेंटम होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे एस सब सेल के जितने भी होंगे उनका एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो सेम रहेगा, चाहे वो किसी भी सब सेल से क्यों ना बिलोंग कर रहा हो, क्योंकि ये ओनली एल की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह अगर आपसे पी का पूछा जाए तो चाहे वो 2p है, चाहे वो 3p है, चाहे वो 4p है, कुछ भी दिए है आपको, ठीक है, बट उन सभी के लिए एल की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो मतलब p सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, चाहे वो 2p में है, 3p में है, 4p में है, किसी में भी है, उन सभी का जो क्या रहने वाला है, एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये था क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हमने यही पढ़ा इसके बारे में। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट वाला अपने को दिया है, नेक्स्ट कौन सा दिया है, हमें दिया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या दिया है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हम देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m से, ठीक है। तो ये देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर अपने को क्या दिए। अब आपने क्या किया, पहले सेल के बारे में पढ़ा, सेल की इन्फॉर्मेशन दी किसने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। उसके बाद आपने पढ़ा किसके बारे में, सब सेल के बारे में, और सब सेल की जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो किसने दी थी, सब सेल की इन्फॉर्मेशन दी एजीमुथल क्वांटम नंबर ने। और वैसे अगर इसका शॉर्ट फार्मूला देखा जाए, जो नंबर ऑफ सब सेल होते हैं, नंबर ऑफ सब सेल, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है अगर n²। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो आप नंबर ऑफ सब सेल ईजिली बता सकते हो, ठीक है। जैसे n की वैल्यू 1 दी है तो इसमें कितने सब सेल हैं, तो सीधी सी बात है सब सेल कितने होंगे, 1 होगा, ठीक है, सब सेल होगा 1। अगर n की वैल्यू 2 दी है तो इसमें 4 सब सेल होंगे, ठीक है। n की वैल्यू 3 दी है तो उसमें 9 सब सेल होंगे। तो ये शॉर्ट फार्मूले हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या इन्फॉर्मेशन देगा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपने को बताएगा कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या जो आपको क्या मिल रही थी, जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी, अगर उन स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या है, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ऑब्जर्व किया गया तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस की फिर से स्प्लिटिंग हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी जो सब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम में नहीं होती। इसका मतलब सब सेल जो होते हैं वो और डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम थोड़ी स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जी मेन इफेक्ट, जी मेन इफेक्ट, ठीक है, और एक होता है स्टारक इफेक्ट। क्या होता है, स्टारक इफेक्ट, ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसने बताया जो जी मेन इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे इसने बताया स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द presence of external magnetic field is known as जी मेन इफेक्ट, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जी मेन इफेक्ट, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे इसने कहा है जो स्प्लिटिंग हो रही है किसी की, स्पेक्ट्रल लाइन की, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन
किसकी प्रेजेंस में होगी यहाँ पे, स्पेक्ट्रल लाइन की जो स्प्लिटिंग एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर उसकी क्या हो रही है स्प्लिटिंग हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के हिसाब से। अब देखो ये कंसेप्ट आया कहाँ से, तो यहाँ पे इसने बताया कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो जो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, हमें पता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट कर रहा है, ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, तो वो क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, और उसी एटम को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड में रख दिया, तो क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एटम के अंदर वो खुद को क्या है, कुछ एक स्पेस के अंदर ओरिएंट कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर खुद को सेट कर लेते हैं। और ये जो ओरिएंटेशन होता है ना, उसी ओरिएंटेशन को नाम दिया गया क्या, ऑर्बिटल। यानी जिस ओरिएंटेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन ने खुद को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर सेट कर लिया, उसी ओरिएंटेशन को नाम दिया गया क्या, ऑर्बिटल। तो यानी सीधी सी बात है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैं ये हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देगा, ये हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसके अंदर होते हैं, जो सब सेल होगा, उस सब सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन देता है कौन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, वैल्यू जो होगी किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है क्या, -L2 + L। -L से ये किस कहाँ तक होती है, +L तक इसकी वैल्यू होती है, या कई बुक्स में लिखा होता है क्या, 2L + 1 तक होती है। ठीक है, ये हमें इसकी इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उनकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। वैसे फार्मूला तो हम यही अप्लाई करेंगे, यानी सीधी सी बात है कि आपको L की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको L यानी हम कह सकते हैं एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो किसकी, m की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता सकते हो। तो हमें पता है कि यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, कोई सब सेल दे रखा है, क्या दे रखा है, सब सेल दे रखा है। हमें पता है सब सेल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होंगे, ऑर्बिटल होंगे। तो सब सेल के लिए हमें वैल्यू का पता होना चाहिए किसकी, L की। ठीक है, यहाँ पे हम L की वैल्यू लिख लेते हैं, तो फिर हमें पता है कि m की वैल्यू क्या होगी, वो -L2 क्या होगी, +L होगी। तो यानी इससे हमें पता चल जाएगा किसका, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का। ठीक है, किसका पता चल जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का। अगर हम ऐसे सब सेल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए S जो L की वैल्यू होती है वो हमें पता है 0 होती है, और 0 को आप चाहे -0 लिखो चाहे +0 रहेगी, वैल्यू कितनी, एक सिंगल वैल्यू रहेगी। तो इसका मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, S सब सेल के अंदर एक सिंगल ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं किसकी, P सब सेल की। ठीक है, तो P सब सेल के लिए L की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अगर आप L की वैल्यू 1 लोगे, ठीक है, L की वैल्यू 1 लोगे तो -1 से आप कहाँ तक जाओगे, +1 तक जाओगे। तो सीधी सी बात है, -1 फिर 0 और फिर +1। तो आपको P के लिए 3 डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, -1, 0 और +1। तो यहाँ पे 3 अलग वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब जो P सब सेल होता है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो P के अंदर जो 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उनको हम 3 डिफरेंट नेम देते हैं। एक होता है उसमें Px, एक होता है Py और एक होता है Pz। तो यहाँ पे आपको 3 P ऑर्बिटल ये इस तरह दिए हुए हैं। मान लो इन बॉक्स से हमने ऑर्बिटल को शो कर दिया, एक Px है और एक Py और एक Pz है। तो इनके लिए m की वैल्यू अलग अलग है। जैसे x की बात करें तो उसके लिए जो वैल्यू होती है वो 1 होती है,
ठीक है। y के लिए क्या होती है, -1 होती है, और z के लिए कितनी होती है, हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कंपटीशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू px के लिए 1, py के लिए -1 और pz के लिए क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो यानी ये p, अगर आप देखो तो ये p सबसेल के अंदर 3p ऑर्बिटल दिए हैं, और ये ध्यान रखना है कि एक सबसेल के अंदर जितने भी जो ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, उन सभी की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्या, कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल इज ऑलवेज क्या रहेगी, सेम रहेगी या इक्वल रहेगी। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल। तो डीजनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं, जिन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, उनको हम क्या नाम देंगे, उनको नाम देंगे डीजनरेट ऑर्बिटल। तो सेम यही कंडीशन रहने वाली है डी ऑर्बिटल की। तो हमें पता है जो डी ऑर्बिटल होता है उसके लिए जो एल की वैल्यू वो 2 रहेगी, तो सीधी सी बात है एम की वैल्यू -2 से +2 तक जाएगी, तो आपको 5 डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी। ठीक है, तो ये अपने को दिया हुआ है, तो इसमें 5 वैल्यूज़ मिल रही है, तो इसका मतलब जो डी सबसेल होता है उसमें क्या होंगे, 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो डी में कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होंगे जैसे dxy, अगर हम यहाँ पे करें इसको, ये समझ में आ गया होगा आपकी। ठीक है, तो जो डी सबसेल होगा उसमें कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो डी सबसेल है उनको हमने 5 अलग अलग ऑर्बिटल्स में डिवाइड कर दिया, dxy, dyz, dxz और dx² -y² और dz²। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब जो डी सबसेल होता है उसमें 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5 के 5 जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट उनके लिए एम की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो अलग अलग जो ऑर्बिटल है उनकी अलग अलग मिलेगी। जैसे dxy की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें मिलेगी -2, dyz की -1, dxz की +1, dx² -y² की 2 और dz² की 0 रहेगी। तो ये पार्टिकुलर वैल्यूज़ जो है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चनों में इन वैल्यूज़ को पूछा जाता है। इसी तरह क्या है, जो आपको दिया एफ सबसेल के अंदर एल की वैल्यू होती है 3, मतलब इसमें क्या होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ये 5 नहीं 7 आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो कहने का मतलब जो एफ सबसेल होता है उसके अंदर क्या है, क्या मिलेगी, टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के आप m की वैल्यू डिफरेंट सबसेल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इन सबसेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, या इस फार्मूले का यूज़ करके भी आप क्या है, जो ऑर्बिटल्स हैं किसी सबसेल में उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप इस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो हमें पता है 2l+1, अगर आपको l की वैल्यू 0 दी है तो हमें पता है क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 1 क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे। तो हमें पता है l की वैल्यू क्या है, s सबसेल में कितनी होती है, 1। अगर p के लिए हम देखें तो हमें पता है l की वैल्यू क्या रहेगी, 1, तो ये आ जाएंगे 2 1 2 3, यानी p में कितने होंगे, 3। और d के अंदर अगर हम देखेंगे तो कितने आ जाएंगे, हमें पता है 5 आ जाएंगे। तो यानी आप चाहो वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बता रहा है कि किसी भी सबसेल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, और उन सभी ऑर्बिटल्स के लिए हमने m की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी सीख ली है। ठीक है, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करता है, ठीक है, कि टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन 4th सबसेल। ठीक है,
तो यानी आप क्या है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है क्या कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन फोर्थ सेल। ठीक है, तो हमें पता है कि जब आपको ये क्वेश्चन दिया गया तो आपको सेल की इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, आप इस सेल को देखते ये डिसाइड कर लोगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने हैं, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इन्फॉर्मेशन देता है किसकी, नंबर ऑफ सेल्स की। तो यानी फोर्थ सेल दिया है तो मतलब n की वैल्यू आपको दी है 4। जब आपको n की वैल्यू दे रखी है तो आप इससे डिसाइड कर सकते हो l की वैल्यू। तो हमें पता है l की वैल्यू क्या होगी, 0 to n-1। ये हमने एजुमिथल क्वांटम नंबर में पढ़ा। तो हमें यहाँ पे l की वैल्यू क्या मिली है, हमें मिली है 0 to n-1, मतलब 0 to 4-1, यानी 0 to आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 3 तक। यानी हम कह सकते हैं हमारे पास वैल्यू है 0, 1, 2 एंड 3। जब आपको l की वैल्यू दे रखी है तो आप यहाँ से सब सेल की इन्फॉर्मेशन लोगे कि 0 होगा तो S सब सेल, 1 होगा तो P, 2 होगा तो D और 3 होगा तो क्या होगा, F सब सेल प्रेजेंट होगा। और ये सब सेल है किस सेल के, तो हमें पता है ये फोर्थ सेल के है, तो इसके आगे उनका नंबर लिख दो। यानी ये 4S, 4P, 4D और 4F सब सेल दे रखे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो S सब सेल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, 1। P के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। D के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, 5। और F के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 होते हैं। तो हम क्या बता सकते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ जो क्या दे रखे हैं अपने को ऑर्बिटल, तो हमें पता है कि 4 + 5 9 + 7 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने मिलेंगे, 16 ऑर्बिटल से मिलेंगे। तो इस तरह आप आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो उनकी प्रैक्टिस करोगे तो वैसे वैसे आपकी नॉलेज क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो लास्ट जो क्वांटम नंबर हम पढ़ने वाले हैं वो है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो लास्ट की जो टॉपिक रहा है अपना वो कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर का। जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है स्पिन क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, कि यहाँ पे इसने बताया कि कोई भी जो एटम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहता है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर भी रिवॉल्व करता है और खुद के एक्सिस के अलोंग भी वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे अर्थ है वो सन के चारों ओर भी रोटेट करती है और खुद के एक्सिस के अलोंग भी क्या करती है, रिवॉल्व करती रहती है। ठीक है, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह का रोटेशन करेगा तो जो वो है क्या करेगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है ना तो वो क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इस तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका खुद का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब इस टाइप के किसी भी एटम को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। या तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा और या फिर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। तो यानी कहने का मतलब ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये हमें क्या बताएगा, किसी भी एलिमेंट्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी किसी भी एटम की उसको एक्सप्लेन करेगा। या हम कह सकते हैं ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये बताएगा किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी एटम के, उस इलेक्ट्रॉन्स के ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो स्पिन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, 2 टाइप्स के ओरिएंटेशन करता है। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के ओरिएंटेशन। या तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपने एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। या हम कहेंगे वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
रोटेट करेगा। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो यानी यहाँ पे आपको जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी दो ही जो पॉसिबल वैल्यूज जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप एक प्लस हाफ लोगे तो दूसरी जो वैल्यू है वो आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे इसने बताया माइनस हाफ ले सकते हो। यानी कहने का मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये हमें इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा है कि कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। इसके अलावा इसने बताया कि स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के अंदर, कोई भी जो एटम है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता रहा है। मतलब मैग्नेटिक का मतलब कोई जो एलिमेंट्स है वो क्या हैं, या तो होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और या क्या होगा डायामैग्नेटिक। +1 में हम दो देखते हैं, वैसे बहुत सी है, फेरोमैग्नेटिक भी होती है, एंटी फेरोमैग्नेटिक होती है, पर हम यहाँ पे ओनली 2 ही देखने वाले हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ठीक है, इन दोनों बातों को अगर हम देखें तो इसने बताया कि पैरामैग्नेटिक हम किसको बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक इसने बताया कि वो एलिमेंट्स या जो आपको कोई एटम दिए जिसके अंदर क्या होंगे, किसी भी ऑर्बिटल में क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। तो अगर हम कहें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इन ऑर्बिटल, ठीक है, ऑफ एटम, किसी भी एटम के ऑर्बिटल में अगर क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। या हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस जो क्या करें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को क्या करें, अट्रैक्टेड हो। ठीक है, जो क्या है अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, दोज एटम या दोज एलिमेंट्स विच हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जिन एलिमेंट्स के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ना हो, या हम कह सकते हैं जिसमें क्या हो, ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किसी ऑर्बिटल के अंदर, तो उनको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे अगर आपसे कह दें कि ये कोई ऑर्बिटल है और उसमें इलेक्ट्रॉन को आपने एरो से शो कर दिया, तो इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और दूसरा ऑर्बिटल जैसे ये आपको दिए, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या है, पेयर्ड है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इस तरह यानी जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये स्पिन क्वांटम नंबर हमें हेल्प करता है किसको डिसाइड करने में, यानी एक तो हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका ओरिएंटेशन क्या है, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसकी 2 ही वैल्यू होती है, या तो आप +½ लेके चलोगे और या फिर आप -½ लेके चलोगे, यानी ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। अगर आप क्लॉकवाइज के लिए क्या ले रहे हो, +½ ले रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ लोगे। मतलब अगर आप अपवर्ड एरो के लिए +½ ले रहे हो तो डाउनवर्ड एरो के लिए क्या लोगे, -½ वैल्यू लेके चलोगे, यानी एरो से अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। दूसरी बात हमने पढ़ी कि ये किस में हेल्प करता है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यानी कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। अगर किसी एलिमेंट्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 मीन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब देखो जो आपने 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए हम 2-4 एग्जाम्पल लेके उन चारों टाइप्स के क्वांटम नंबर को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि समझने से पहले इनका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, अगर आपको समझ में आए हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे आपको दिया गया कि n = 4, l = आपको दिया है क्या 2, और m = आपको दे रखा है क्या
यहाँ पे इसने कह दिया 1 और s इक्वल टू हाफ। तो आपसे पूछेंगे कि ये क्वेश्चन दिया है, आर इट करेक्ट, ठीक है, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो ये आपको डिसाइड करना है, ये आप कैसे बता पाओगे, ठीक है। तो आपको जो गिवन है, ठीक है, उससे आपको ये पता लगाना है कि ये क्वांटम नंबर का सेट सही भी है या रॉन्ग दिया है। तो आप देखो पहले n को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जब आपको n 4 दिया है तो आपको पता चल गया ये फोर्थ सेल की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है जब n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 to n-1, मतलब 0 से लेके हमें कितने तक वैल्यू मिलेगी, 3 तक, मतलब 0, 1, 2 और 3, मतलब ये 4 सब सेल हो सकते हैं किसमें, फोर्थ जो सेल आपको दिए, ठीक है। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे S भी हो सकता है, P भी हो सकता है, D भी हो सकता है और F, यानी L की वैल्यू इनमें से एक होगी। तो आपको मिल रही है L की वैल्यू 2 मिल रही है, मतलब L की वैल्यू भी राइट दी है, N की वैल्यू भी राइट है, ठीक है। जब आपको L की वैल्यू मिल गई तो M की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है -L2 + L होती है। तो हमें L की वैल्यू 2 दी है, तो आप -2 से +2 तक सारी वैल्यूज़ रखोगे। तो हमें पता है ये आगे -2, -1, 0, 1 और 2। तो आपको m की वैल्यू कितनी दी है, 1। तो आपको m की वैल्यू 1 मिल रही है, मीन्स थर्ड क्वांटम नंबर भी राइट है, ठीक है। और हमें पता है s की वैल्यू तो 2 ही होती है, या आप +½ लोगे या आप -½ लोगे। तो आपको +½ दी है, ठीक है। तो मतलब ये जो सेट आपको दी है 4 के 4 क्वांटम नंबर का, वो क्या है, करेक्ट है। अगर आपने ये सारे रूल समझे हैं, ठीक है, अगर आपने रूल पढ़े हैं तो आप इजीली इनका आंसर दे सकते हो। अगर आपको n की वैल्यू आती है तो l की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर l की वैल्यू आती है तो m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इन फार्मूलों का यूज़ करके आप क्या सभी क्वांटम नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि आप इन सभी क्वांटम नंबर को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम ये फार्मूला लेके चलते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर का यूज़ किया जाता है। और ये जो x है ये शो करता है किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ये हमें पता है क्या बता रहे हैं, एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये बता रहे हैं क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बता रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी हम यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ेंगे, जबकि उनकी फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू आपको दी है 4, तो आप लिख सकते हो। l की वैल्यू आपको 2 दी है, तो हम जानते हैं कि अगर आपको l की वैल्यू दी है तो आप सब सेल बता सकते हो, ठीक है। तो l की वैल्यू हमें पता है, ये हाँ आपने देखी थी क्या होती है, ये वैल्यूज़, ठीक है। तो l की वैल्यू 2 होगी तो हमें पता है कौन सा सब सेल होगा, D, ये हम लिख लेंगे। और m की वैल्यू आपको क्या दी है, 1। तो आपने देखा था क्या, dx² - y² के लिए 2 होगी, dyz के लिए 1 होगी, dz² के लिए 0 होगी। और हमें m की क्या पूछी है 1 की वैल्यू पूछी है, तो मतलब D कौन सा होगा, YZ होगा। और S की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, हाफ दी हुई है, तो मतलब ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को शो कर रही है, ठीक है। तो ये था, इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब कोई भी आपको क्वांटम नंबर का सेट दिए हैं, आप उनको उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टर्म में रिप्रेजेंट करोगे। यानी पहले लिखोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर लिखोगे एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर, और ये जो +½ या -½ जो दिया होगा, एक वैल्यू आपको दी होगी, ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रही होगी, ठीक है। तो यहीं पे एक रूल है, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको पढ़ना चाहिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या दिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपने को क्या बताती है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसके कभी भी चारों क्वांटम नंबर जो होंगे वो सेम है नहीं होंगे। तो बस ये ध्यान रखना है क्या, कि नो टू इलेक्ट्रॉन हैव
सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो इसने कहा है कि कोई भी जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, जैसे आपको कह दिया कि आपको दिया है 3s2, अब आपसे पूछे कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर लिखो, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर आगे जो दिया है वो शो कर रहा है किसको, वो शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, हमें s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मान लो ये क्लॉकवाइज है और ये दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी 3। ठीक है, और m की वैल्यू से पहले हमें l की वैल्यू देखनी है, तो s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो दोनों के लिए क्या है, s सबसे l की बात हो रही है। ठीक है, और हमें m की वैल्यू देखनी है, तो m की वैल्यू भी दोनों के लिए क्या रहेगी, जब l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 0, क्योंकि वो -L2 + L होती है। ठीक है, अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट रहेगा। अगर इसको हम इस बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 3s ऑर्बिटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यानी एक की अगर आप +½ लोगे तो दूसरे की लेके चलोगे -½ ठीक है, तो ये इस तरह आप शो करोगे। चारों के चारों जो क्वांटम नंबर है उनके कभी भी किसी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो सेम नहीं होती। ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। या हम कह सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन इसकी है कि एक ऑर्बिटल जो होगा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि एन ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम, एन ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड लिख सकते हो, एन ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, कि कोई भी जो ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम क्या होंगे, मान लो ये ऑर्बिटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। तो ये हमने पढ़ी थी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो ये हमें क्वांटम नंबर के साथ पढ़नी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसका आपने जवाब देना है। उनमें से एक क्वेश्चन को मैं लिखूँगा, ठीक है, सॉल्व करूँगा, और बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वो पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे आपसे कह दे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है क्या, 1p 2d और 3f। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है 3d 4f, इनमें से कौन से जो है सेट हैं वो क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, कौन से सेट जो हैं वो क्या होंगे, पॉसिबल होंगे, उनके बारे में बताना है। जैसे मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 3d, आपने इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखना है। जैसे 3d के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी 3, तो l की वैल्यू हम d को देख के बता देंगे क्या रहेगी 2 रहेगी। और अगर यहाँ पे कोई पार्टिकुलर नेम दिया हो तो हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, dxy ले लिया, तो हम m की वैल्यू बता सकते हैं कि क्या रहने वाली है, यहाँ पे रहेगी क्या -2 रहेगी, और हमें पता है s की वैल्यू क्या रहेगी +½ रहेगी। तो ये आप ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी है, चलो इसकी छोड़ो, इसकी सीधी निकाल लेना, क्योंकि f ऑर्बिटल के जो नेम्स है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इनमें से आपको इसका 1p का, 2d का, 3f का और 4f के बारे में शो करना है कि
क्या ये पॉसिबल है? तो हमने देखा 3D तो पॉसिबल है, क्योंकि इसके चारों के चारों क्वांटम नंबर इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि n की वैल्यू अगर 3 होगी तो l की वैल्यू हमें पता है 0 to 2 हो सकती है, तो मतलब 2 आ गई। जब l की वैल्यू 2 तक हो सकती है तो m की वैल्यू -2 से +2 तक होगी। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये आपको कैसे लगा, समझ में आया है या नहीं आया? ठीक है, कोई कमी रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वो ना बताओ तो ये ज़रूर बताना कि इनमें से कौन से जो सबसेल हैं, ठीक है, वो पॉसिबल है और कौन से पॉसिबल नहीं है। तो ये आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताओगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।